नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था अवकलन, डिफरेंशिएशन खत्म करने के बाद हम उसके यूजेस पढ़ेंगे, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं AOD, जिसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन को अपन कहां कहां यूज में ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की दर। जैसे मैं फर्स्ट जो पढ़ रहा हूं AOD का टॉपिक, जो उसको मैं बोलता हूं क्या, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन की दर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें क्या किसी एक वैल्यू के सापेक्ष दूसरी वैल्यू में परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने बोला किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, मतलब सर्कल की रेडियस में चेंज हो रहा है, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। या कोई कोण है, शंकु की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाई स्थिर है, तो उसकी आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इसी प्रकार इस चैप्टर में यही पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं ये मान के चलता हूं कि बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको 9th-10th क्लास में पढ़ाई जाती हैं वो आपको आती हैं। जैसे मैंने बोला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, मतलब एरिया और सर्कमफेरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। केवल सर्कल में ही नहीं, किसी में भी जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कोण का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब शंकु का आयतन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल में लिखा अब हमको क्वेश्चन दिया है, एक सर्कल है यानी वृत्त है, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन यानी कि dr/dt अपन को दिया हुआ है। dr/dt अपन को मान लो दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। उसने अपन से पूछा उसके सर्कमफेरेंस यानी परिधि में परिवर्तन निकालो जब r का मान 4 हो। जब r यानी r रेडियस 4 मीटर है, तब उसके आयतन क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी कि dA/dt ज्ञात करना है। परिधि में परिवर्तन यानी कि जिसको मैं dC/dt लिख देता हूं, यह पूछा है। तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी यहां बात चल रही है वृत्त की। किसकी चल रही है, वृत्त की। क्वेश्चंस आपकी बुक में आप चाहो तो देख सकते हो, एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी वृत्त है तो मुझे ज्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वृत्त की क्षेत्रफल में क्या लिखता हूं, पाई आर स्क्वायर, यही लिखते हैं। अब मैंने इसमें परिवर्तन किया, मतलब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, dA/dt। तो यहां पे क्या मिला, d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई को मैंने बाहर लिखा d/dt ऑफ आर स्क्वायर। तो पाई बाहर रहा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, साथ में क्या आएगा, dr/dt। अब मेरे पास 2 है, पाई है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और dr/dt अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 12, 24, 4 × 3 12 × 2 24। अब बात आती है यूनिट की। एरिया की यूनिट होती है, अगर मैंने मीटर में लिखी है लेंथ तो मीटर स्क्वायर, पर समय है, समय को मैं लिखता हूं ऐसा यूनिट, टाइम को सेकंड। ऐसे ही अपन जब बात करते हैं इसके सर्कमफेरेंस, सी में चेंज लाना है, तो सी क्या होता है, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि, वृत्त की परिधि। अब इसमें चेंज करना है तो क्या आएगा, यहां पर dC/dt यानी कि 2 पाई बाहर r का डिफरेंशिएशन dr/dt, यानी कि ये r पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, r की कांस्टेंट वैल्यू पर। 2 पाई हमको गिवन है, कांस्टेंट है, dr/dt गिवन है कितना है, 3, यानी क्या मिल गया मुझे, 6 पाई। यूनिट क्या लिखूंगा, सर्कमफेरेंस क्या होती है, लेंथ को हम किससे लिखते हैं, मीटर, तो यहां पर आएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, किसी एक वैल्यू में चेंज दिया है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, एक जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, क्वेश्चन में दिया है एक सिलेंडर दिया है, मतलब एक बेलन दिया है, सिलेंडर के वॉल्यूम में चेंज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एरिया में चेंज हमको दिया है, क्वेश्चन में गिवन है एरिया। अब इसमें दो पढ़ते हैं, टीएसए और सीएसए, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया।
यानी कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया है, इसके वक्र पृष्ठ में परिवर्तन दिया है। मतलब वक्र पृष्ठ क्वेश्चन में गिवन है क्या, वक्र पृष्ठ, जिसको मैं बोलता हूं सी ए से। अब आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, मैं ए से डिनोट कर देता हूं, क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या है 2 पाई आर एच। अब मुझे इसके वॉल्यूम में परिवर्तन निकालना है, आयतन में परिवर्तन निकालना है, ये इसमें मुझे चेंज दिया हुआ है, डीए बाई डी टी मुझे गिवन है, मुझे मान लो डीए बाई डी टी इसने दिया क्वेश्चन में 3। अब यूनिट क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसने बोला इसमें चेंज ऐसा हो रहा है कि केवल हाइट में चेंज हो रहा है, आर कांस्टेंट है। आर क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया, आर क्या है, एक कांस्टेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं नियतांक है। ठीक है, अब मान लो वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं, आर तो मुझे पास कांस्टेंट है, वैल्यू हो या ना हो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलने देता हूं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर एच, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, डीए बाई डी टी, तो 2 पाई आर मैंने बाहर लिखा, डी एच बाई डी टी। आर बाहर क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर किया है कि आर एक कांस्टेंट है। मैंने यहां पे वैल्यू पुट की, 2 पाई आर रहने देता हूं, इसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई है, कितनी है 3 इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मैं इसको डिवाइड में ले आता हूं, 3/2 पाई आर इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन से बोला गया वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, वॉल्यूम यानी आयतन, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे क्लियर है, मैं परिवर्तन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, डीबी बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, एच का क्या है डी एच बाई डी टी आएगा, और डी एच बाई डी टी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, डी एच बाई डी टी क्या है 3/2 पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, मेरे पास आ गया 3r/2। यूनिट क्या लिखूंगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, किसी एक वैल्यू में चेंज हो तो उससे दूसरी वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं, उसी को रिलेट करके। तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके आगे आपको समझाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, सेकंड मेथड पर और कुछ पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उनको आप ध्यान से समझना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में भी बार बार आता है, आप मेरी बात ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक लैडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, मतलब एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, जो एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। मतलब एक लैडर है दीवार के सहारे, जैसे मैंने ये लैडर ली, इसकी लेंथ मुझे दी हुई है 5 मीटर। अब जैसे ही इस पर भार बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो ये इधर की ओर मूव कर रही है, तो मैंने इसको x से लिख दिया। जब इधर की ओर मूव कर रही है यानी कि ये आधार वाला भाग बढ़ रहा है, और इसमें चेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है dx बाई डी टी, हमको दे दिया क्या 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे बोला गया y में चेंज ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी चेंज इन हाइट ज्ञात करनी है। कब, जब x की वैल्यू 4 मीटर हो जाए। ठीक है, अपन यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, when यानी कि जब x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, y इक्वल्स टू बाय द यूजिंग पाइथागोरस हम फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा 3। ठीक, अब मेरे पास जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 3 है। अब हर क्वेश्चन में जैसे अपन को उसमें परिवर्तन दिया था, इससे पहले जो एग्जांपल में क्षेत्रफल में परिवर्तन दिया या कोई भी एक चेंज दिया है, तो उसमें एक चेंज दिया था, तो यहां पर कोई चेंज दिया नहीं है, यानी फॉर्मुलेट नहीं किया, दिया तो है फॉर्मुलेट नहीं किया। अब हमको पता है जब सीढ़ी को दीवार के सहारे रखते हैं तो नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमेशा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरस। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, यहां x स्क्वायर और यहां y स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, दोनों साइड मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं समय के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो गया 0, x स्क्वायर का 2x और साथ में dx बाई dt,
वाई स्क्वायर का 2y और साथ में dy बाय डी टी। 2 मैंने कॉमन लेकर 0 में पहुंचा दिया, मेरे पास क्या रह गया, x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी। अब मेरे पास जो जो वैल्यू गिवन है वो मैं रख देता हूं, वैसे सारे गिवन है। x इसने 4 बोला था, dx बाई डी टी कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपके माइंड में ये आएगा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये मीटर, सॉरी ये मीटर में था, तो कोई बात नहीं, अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जिनकी यूनिट सेम होती है उनको ऐड किया जाता है। यहाँ ऐड नहीं कर रही, इनकी चेंज हो रही है। जो यूनिट इस पूरे की है वो पूरी यूनिट इसकी होनी चाहिए, ये है। यानी कि यहां पर y की वैल्यू मेरे पास 3 है, यहां पर वैल्यू आ गई dy बाई डी टी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये हो गया 16 इधर आएगा। सारे चेंजेस अपन ने सारी वैल्यू सही रखी हैं, बिल्कुल सही रखी हैं, तो मैं इसको यहां ले आया -16। y की वैल्यू मेरे पास 3 आई थी, साथ में आया dy बाई डी टी। 3 को मैं डिवाइड में ले आया, -16/3 dy बाई डी टी। माइनस में क्यों आया आप खुद समझ सकते हो, अगर ये बढ़ेगा तो सीढ़ी नीचे की ओर आएगी। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, एक बार मैं वापस बता देता हूं। जैसे मुझे 5, ये तो लेटर की हाइट 5 ही रहेगी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। ये 5 है, अगर ये कंडीशन 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो इस कंडीशन में ये 3 ही आएगा पाइथागोरस से। ठीक है, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस को यूज में लिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, x, परपेंडिकुलर y है, मैंने फॉर्मूला पुट किया, डिफरेंशिएशन किया 0, x स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी। 2 कॉमन लेकर 0 में पहुंचा दिया 0। x की वैल्यू उसने बोली है 4 और dx बाई डी टी भी हमको दिया हुआ है 4। ठीक है, और y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 4 थी तब 3 आई, सॉल्व किया 4 इंटू 4 16 माइनस बाई 3। अच्छा, ये माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये हाइट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस वजह से, यानी कि चेंज इन हाइट, यानी कि dy बाई डी टी कितना आया, -16/3 मीटर। मीटर नहीं है, ये चेंज dy बाई डी टी है, यानी कि इसमें है सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना। ठीक, ऐसे ही इसमें 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझना, मैं यहां कर रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एक पाइप है, पाइप कैसा होता है, बेलन के आकार का, सिलिंड्रिकल। मैंने एक पाइप लिया, पाइप से रेत नीचे गिर रही है। जैसे एक पाइप है, पाइप से रेत नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, तो रेत से क्या बनेगा, रेत यानी सैंड, नीचे क्या बनेगा, वो किस शेप में गिरेगी, हमेशा कौन के शेप में गिरेगी, कौन मतलब शंकु के शेप में गिरेगी। रेत गिर रही है तो वो कैसे गिरेगी, शंकु के शेप में गिरेगी। उसने जो बोला, उसके जो नीचे गिर रही है तो उसके आयतन में परिवर्तन दिया हुआ है। आयतन में परिवर्तन चाहे मैं इस फॉर्मूले से निकालूं चाहे इस फॉर्मूले से, बराबर ही आएगा। आयतन मतलब वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज हमको दिया हुआ है dv बाई डी टी। मान लो मैं कुछ भी लिख लेता हूं, मैंने लिख लिया मान लो 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसने ये बोला है कि इसकी जो रेडियस है, रेत जो नीचे शंकु बना रही है, जो सैंड नीचे गिर के कोन बना रही है, तो उसकी जो रेडियस है हाइट की हमेशा 1/6 है। ये मतलब रेडियस क्या है, हाइट की 1/6 है। तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें हाइट रेट की 1/6 है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या दिया है। ठीक है, अब मैंने बोला है जब h की वैल्यू 4 मीटर हो तब dh बाई डी टी फाइंड करना है। क्या है, dh बाई डी टी फाइंड करना है। तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका ना लेके इसका ले लेता हूं, क्योंकि इसमें ही चेंज पूछा है। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया, v इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बोलिए, v इक्वल्स टू क्या होता है, v का फॉर्मूला यानी कोन का आयतन क्या लिखते हैं, पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप देख लीजिए, अगर dh बाई डी टी पूछा है तब क्या वैल्यू रखनी है, और अगर इसी क्वेश्चन में dr बाई डी टी पूछा होता तो क्या रखना है। अपन से पूछा है dh बाई डी टी, dh बाई डी टी यानी कि मैं r की वैल्यू h की टर्म में रख देता हूं। r की वैल्यू h की टर्म में लिखूंगा तो क्या आएगी, h/6। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं h/6। v इक्वल्स टू 1/3 पाई, यहां पे लिखा मैंने h/6, स्क्वायर है तो मैंने 36 कर दिया। मैंने सॉल्व किया, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू, देखो पाई कांस्टेंट है, h क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3h स्क्वायर, साथ में आएगा dh बाई डी टी। नीचे मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं 3 × 36, 3 से 3 कैंसिल हो गया।
अपन को फाइंड ds बाई dt करना है, तो मैंने इसको यहाँ dv बाई dt की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 16, ये 36 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पाई नीचे आएगा, h स्क्वायर, h की वैल्यू अपन को बोली है क्वेश्चन में 4, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू डी बाई डी टी। तो एक 16 से 16 हट गया, 36 बाय पाई डी बाई डी टी, यानी कि ऊंचाई में परिवर्तन 36 बाय पाई मीटर पर सेकंड होगा। समझ में आया? आप मेरी बात को वापस समझना ध्यान से कि अगर मुझे dr बाई डी टी पूछा होता तो मैं h की वैल्यू r की टर्म में रख देता। क्यों? क्योंकि मेरे से जो पूछा वो क्वेश्चन में दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इस पर और क्वेश्चंस बनेंगे, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी हम इसके आगे का टॉपिक, आगे इसका जो दूसरा यूज है वो करते हैं। देखिए, ये तो डिफरेंशिएशन के अपन यूजेस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा था। ये कोई टॉपिक नहीं, एक आपके क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से कोई 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का, तो इससे आ जाएगा क्वेश्चन। अगर इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप उसको ध्यान से समझना। अब जो मैं बता रहा हूं वो अच्छा पार्ट है, क्यों? क्योंकि कैलकुलस प्लस ज्योमेट्री दोनों हैं उसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अपन जो फलन पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे निरंतर वर्धमान, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा पढ़ेंगे हम केवल वर्धमान, जिसको बोलेंगे केवल इंक्रीजिंग। तीसरा पढ़ेंगे निरंतर ह्रासमान, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फोर्थ हम पढ़ेंगे केवल ह्रासमान, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इसके लिए कंडीशन है, अगर x1 बड़ा है x2 से तो fx1 बड़ा ही आएगा fx2 से, और अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 छोटा ही आएगा fx2 से। मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा, मान लो एक फंक्शन लिखा fx इज इक्वल टू x प्लस 2, x1 लिखा मैंने 2 और x2 लिखा मैंने 3। तो मैंने fx1 निकाला तो x के प्लेस पर 2 रखूंगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और fx2 निकाला तो x के प्लेस पर मैं 3 रखूंगा, तो 3 प्लस 2 5। हमने जो कंडीशन ली थी उसमें क्या था? x1 लेस देन x2 था, 2 3 से छोटा है, और यहां देखा fx1 लेस देन आया fx2 से, क्योंकि 4 भी 5 से छोटा होता है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब आप सोचोगे इसमें डिफरेंशिएशन यूज में कहां लिया? अवकलन तो उपयोग में लिया ही नहीं है, तो वो भी अपन यूज में लेंगे। पहले इसको समझिए कैसे करते हैं। होते क्या है, जब बात करते हैं वर्धमान की यानी कि इंक्रीजिंग की, इसमें क्या होगा? अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 होगा, और अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 होगा। मतलब ग्राफ पर बात करें तो या तो ग्राफ ऊपर जाएगा या x एक्सिस के पैरेलल होगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। ऐसी बात करते हैं निरंतर ह्रासमान की। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 आएगा, और अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 आएगा। इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, मैंने लिखा x1 की वैल्यू 4 ले ली, x2 की वैल्यू मैंने 5 ले ली। मतलब मैंने क्या किया है? x1 छोटा लिया है x2 से। मैंने निकाला fx1 तो -4 रखा,
4 रखा, 4 माइनस का हो गया तो -4 + 2 यानी -2। फिर मैंने निकाला fx2, 5 रखा तो आया -3। -2 -3 से बड़ा होता है, यानी क्या मिला मुझे, fx1 बड़ा मिला fx2 से। मतलब मैंने कंडीशन ली थी x1 छोटा है x2 से, लेकिन यहां रिवर्स आ गया, fx1 बड़ा है fx2 से। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि ह्रासमान फलन, जिसमें यह नीचे की ओर ग्राफ बनेगा, कभी भी बराबर भी नहीं आएगा। और ये आप समझ ही गए होंगे डिक्रीजिंग, अगर x1 बड़ा है x2 से तो fx1 छोटा या बराबर आएगा fx2 के, और x1 छोटा है x2 के तो fx1 बड़ा या बराबर आएगा fx2 के। यानी ग्राफ पे बात करें तो ग्राफ या तो नीचे आएगा या x के पैरेलल यानी समांतर, या नीचे आएगा। ये होते हैं ह्रासमान। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन में कैसे यूज में लेके वो देखते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक, अब जैसे हम डिफरेंशिएशन को कैसे यूज में लेते हैं वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन को यूज में लेने के लिए एक मेथड बनाते हैं, वैसे बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। उसमें क्या करेंगे, कोई फंक्शन दिया, ठीक है, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है भी तो कहां पर इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो कहां पर डिक्रीजिंग है, वो फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक फंक्शन होगा, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, हमारे पास एक फंक्शन दिया है fx = मुझे एक फंक्शन लिखा ax³ + bx² + cx + d। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया f'(x), तो क्या आएगा 3ax² + 2bx + c। ये एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, f'(x) को 0 के इक्वल रखता हूं। 0 के इक्वल रखूंगा तो 3ax² + 2bx + c को 0 के इक्वल रखा। इसको कैलकुलेट सॉल्व करके तो x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। मैंने सॉल्व किया, मुझे मानो x की 2 वैल्यू मिल गई, a एंड b। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया है तो मैं इंटरवल सेल्फ डिजाइन कर लेता हूं, -∞ से ∞ तक। अगर दिया है तो वही लेंगे। मान लो a यहां पर है, b यहां पर है। अब हमारे पास 3 इंटरवल हो गए, एक हो गया -∞ से a, एक हो गया a से b, और एक हो गया b से ∞। ये इंटरवल्स हो गए। इन वैल्यूज को हम किस में रखेंगे, f' में। मैंने f' में एक बार इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू को रखा, f' में मैंने एक बार इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू को रखा, और एक बार मैंने b और ∞ के बीच का जो भी नंबर आया उनको रखा। मैंने रखने पे देखा कि ये मान लो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। जहां पर नेगेटिव आ गया वहां तो मैं लिखूंगा क्या, ह्रासमान, जिसको मैं इस साइन से डिनोट करूंगा, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। अब तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली वर्ड अभी मैं हटा रहा हूं, उसमें दोनों ही एक कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, पॉजिटिव आएगा तब वर्धमान, इसको मैं ऊपर बना रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग। नेगेटिव आ रहा है तो वापस से ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग। अब मैं इस बोलूं इस फंक्शन को, ये कैसा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो अपन बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो ये ना वर्धमान ना ह्रासमान। लेकिन अगर पूछा जाता है कहां से कहां तक वर्धमान है, वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग, तो हम इंटरवल बना के बता देंगे केवल इसमें इंक्रीजिंग था, कहां से कहां तक, ए से बी में। वैसे तो मैं इसको निरंतर वर्ड लगाना चाहिए, निरंतर का मतलब स्ट्रिक्टली वर्ड लगाना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मैं बोलूं ह्रासमान का है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -∞ से a यूनियन b से ∞। तो इसमें यह पैटर्न के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके से यूज में लेते हैं।
जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में ये दिया है कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट द इंटरवल फॉर विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था, अगर इंटरवल नहीं दिया तो मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो मैं इंटरवल लूंगा 0 से 2 पाई, यानी कि एक सर्कल। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसको एक इक्वेशन कर दिया। फिर मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया 0 के इक्वल, तो मैंने रखा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिला कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको डिवाइड में ले आया मैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपको सोचना है कॉट की वैल्यू 1 कहां होती है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पर होती है, 45 डिग्री पर, और एक चक्कर में कहां धनात्मक होता है कॉस, कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पर है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां होगी, पाई प्लस पाई बाई 4 पर। यानी एक्स की मुझे जो वैल्यू मिली, एक तो मिली मुझे पाई बाई 4 और एक पाई प्लस पाई बाई 4। मुझे जनरल सॉल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे एक सर्कल ही चाहिए। अब मैं इंटरवल बनाता हूं, तो पहले मैं एक्सेस बना लेता हूं। यहां कहीं मान लो 0 है, यहां पाई बाई 4 है, यहां 5 पाई बाई 4 है और यहां पर 2 पाई है। देखिए मेरे पास इंटरवल क्या हो गए, एक हो गया 0 से पाई बाई 4, एक हो गया पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, और एक इंटरवल हो गया मेरे पास 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। अब मेरे पास एफ डैश एक्स जो आया था, एक बार इनके बीच का नंबर मैं 30 डिग्री रख देता हूं, पाई बाई 6 रखो, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस 1/2, यानी कि पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहां पर ये इंक्रीजिंग ऑफ वर्धमान है। ऐसे मैं इन दोनों के बीच का नंबर रख के देखता हूं, 19 के बीच में आ जाएगा, ये 45 से 225 है, 45 to 225, तो मैंने रख दिया 90 यानी पाई बाई 2। मुझे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, cos 90 0, ये माइनस का आ रहा है नेगेटिव, यानी यहां डिक्रीजिंग हो गया। देन मैंने थर्ड वैल्यू इनके बीच की रख के देख ली, मैंने 3 पाई बाई 2 रख के देख ली, 270, क्योंकि ये 225 से 360 है, 270 रखा तो cos 270 0, साइन -1 माइनस माइनस ये आ गया प्लस पॉजिटिव, यानी यहां इंक्रीजिंग हो गया। यानी मैं बोलूंगा इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ना तो ये वर्धमान है ना ही ये ह्रासमान है। अगर ये वर्धमान है तो कहां वर्धमान है, और ह्रासमान है तो कहां ह्रासमान है, वो अपन इंटरवल बना देंगे जिसमें पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव एफ डैश, इसमें 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग और वर्धमान, और दूसरे मिडिल में जो है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में ये नेगेटिव आया, यानी ये कैसा हुआ, ह्रासमान। यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फाइंड करने के लिए अवकलन को कैसे उपयोग में लेते हैं, ये इसका मेथड है। मतलब वर्धमान और ह्रासमान, ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे, वो अपन अवकलन से इस तरीके से उपयोग में लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अब देखिए अपन इस पे क्वेश्चंस तो और भी कर सकते हैं, बुक में बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। एओडी के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर एओडी यानी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल हाई बनेगा भी इसी पर डिपेंडेंट एक और एप्लीकेशन है इसका, वो है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उस पर पहुंचने से पहले अपन को एक दो चीजें और पढ़नी है, पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर उस पर पहुंचते हैं मैक्सिमा मिनिमा पर। जैसे मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, इसको अपन ज्योमेट्री में कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में मतलब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें। तो पहले टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। अब पहले आप मेरी बात समझना, मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन को, डिफरेंशिएशन को, किसके लिए, टेंजेंट लाइन के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, जैसे वो आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन passing through single point,
पॉइंट मैंने लिख दिया x1 y1, मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हैविंग स्लोप m, जिसकी प्रवणता m है। मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब हमको लगेगा इसमें डिफरेंशिएशन कहां पे यूज में लिया, अवकलन कहां पे लिया, तो मैंने m प्रवणता बोला है, m क्या होता है टेन थीटा, ढाल। ठीक है, स्लोप। और यहां पर हम m की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, dy बाई dx, अगर हमें पॉइंट दिया है। आपको समझ में आया डिफरेंशिएशन कहां यूज में लिया, स्लोप फाइंड करने में, प्रवणता ज्ञात करने में। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में, जैसे दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से, मैंने एक पॉइंट ले लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट ले लिया x2 y2। फॉर्मूला यही रहेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहां पर m की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इसमें मैंने क्या किया, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन की। थर्ड पर हम आते हैं, इंटरसेप्ट, जिसको अपन बोलते हैं अंतःखंड रूप। क्या होता है ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको डायग्राम से अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा आपको 3D में ये आएंगी प्लेन के फॉर्म में, समतल के रूप में। यहां पर ये ए पर कट कर रहा है और यहां पर ये बी पर कट कर रहा है। फोर्थ में लिख रहा हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं ढाल अंतःखंड। ये क्या होता है, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, वैसे 12th क्लास में है नहीं, 11th क्लास में है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। जनरल का मतलब हो गया व्यापक रूप। ये क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इतने फॉर्मूले यूज में नहीं आएंगे, यूज में 1-2 ही आएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे यूज में लेना है वो देखना है हमको। अच्छा, एक और फॉर्मूला जिसको मैं लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, मतलब 2 रेखाओं के बीच का कोण, जिसको मैं लिख रहा हूं टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर रेखाएं समांतर हैं, क्या समांतर, जिसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल, तो क्या होगा m1 बराबर m2। मतलब अगर एक रेखा की प्रवणता 3 है तो उसके समांतर रेखा की प्रवणता भी 3 होगी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है यानी लंबवत हैं, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, 1 प्लस m1 m2 यानी 10 90 अनंत, अनंत का होता है इन्फिनिटी का, जो नीचे 0 आए, तो इस कंडीशन में क्या आएगी, m1 बराबर माइनस 1/m2। ये बहुत यूज में लेंगे हम। मतलब अगर एक रेखा की प्रवणता 7 है तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता माइनस 1/7 होगी। मतलब एक लाइन की स्लोप अगर 6 है प्रवणता, तो उसकी समांतर रेखा की भी 6 होगी, लेकिन लंबवत रेखा की माइनस 1/6 होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे।
देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, क्वेश्चन में दिया है एक कर्व दे रखा है, कुछ भी लिख लेते हैं, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 6x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 3। क्वेश्चन समझना, इसमें 4 क्वेश्चन बना दिए मैंने। कौन कौन से 4 क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन दिया है पॉइंट यानी कि बिंदु 1 2 पर क्या क्या निकालना है अब समझना। क्वेश्चन में फर्स्ट है प्रवणता, जिसको मैं बोलता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। दूसरा में बी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फर्स्ट हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। दूसरा मैं लिख रहा हूं क्या, अवलंब, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब जिसको मैं बोलता हूं अविलंब की प्रवणता। सी थर्ड पॉइंट, सी को मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण। डी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब अविलंब का समीकरण। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, ये सब लाइन होती हैं, स्लोप टेंजेंट नॉर्मल। अब समझना मेरी बात ध्यान से। पहला काम स्लोप निकालना है, एक क्वेश्चन के लिए जा रहा हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन किया डी बाय ठीक, डी बाय dx। 6x³ का कितना आएगा 18x², x³ का 3x², 3 × 6 18 प्लस 12 × 2 24x प्लस 9। अब मैं लिख रहा हूं पहला क्वेश्चन, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं इसको, m से लिख रहा हूं, ठीक है। मैं यहीं लिख देता हूं, मुझे क्या ज्ञात करना है, यहां m करना है, यहां m डैश करना है। m निकाला, m कैसे निकालेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया dy बाय dx किस पॉइंट पर, पॉइंट क्वेश्चन में रखा है 1, 2, यानी x के प्लेस पर 1 रखूंगा और y के प्लेस पर 2 रखूंगा। मैंने रखा 18, y रखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में आया ही नहीं है, प्लस 24 यानी कितना आ गया मेरे पास 42, ठीक है। अब मैंने b निकाला, m डैश, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, अवलंब हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया लंबवत रेखा की प्रवणता यानी नॉर्मल की स्लोप क्या होगी 1/m, -1/m, यानी इसको मैं क्या लिख दूं -1/m, यानी कि -1/42। सी पर आता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैंने एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन, वही फॉर्मूला क्यों लगाना है कि मुझे एक पॉइंट दिया है और ये स्लोप दी है स्पर्श रेखा के लिए। क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 यानी कि 2, m की वैल्यू मेरे पास 42 आई, x माइनस x1, x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1। कैलकुलेट किया y माइनस 2 इज इक्वल टू 42x माइनस 42, सभी को उधर ले गए, क्या रह गया 42x माइनस y, और -2 को भी मैं उधर ले आता हूं या इसको इधर ले आता हूं, एक ही बात है, इधर लेकर आऊंगा प्लस 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 40। ये तो आ गई स्पर्श रेखा की समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डी पार्ट पर आते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला लगाया वापस से वही, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ध्यान रखना यहां पर m की जगह m डैश आएगा क्योंकि ये नॉर्मल की इक्वेशन है डी पॉइंट। तो y माइनस y1, पॉइंट तो अभी भी वही है 1 2, y1 की वैल्यू 2, m डैश की वैल्यू हमारे पास -1/42 आई थी और x माइनस 1, 42 का मल्टीप्लाई किया 42y माइनस 84 इज इक्वल टू -x प्लस 1। सभी को इधर ले आते हैं तो x प्लस 42y, इसको उधर ले जाते हैं इज इक्वल टू 85। ये हमारे पास
नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। मतलब अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है एओडी में ज्योमेट्री वेज तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको समझ, एक बार वापस से समझ लिए, जो इक्वेशन दी है उसके टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके पॉइंट को पुट कर दिया, ठीक। उसके नॉर्मल की निकालनी है तो वही टेंजेंट -1/m हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब स्पर्शरेखा के समीकरण निकालनी है तो y - y1 = mx - x1 वाली आइडेंटिटी लगाई और m की वैल्यू नॉर्मल वाली टेंजेंट वाली रखी। जब अविलंब की इक्वेशन निकाली तो y - y1 = mx - x1 ही लगाया, लेकिन स्लोप यानी प्रवणता कौन सी रखी? -1/42। इस पर कंप्लीट बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम सारे टॉपिक डिस्कस कर लें, फिर हम एक क्लास में केवल और केवल इन पर अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटतम मान। किसके लिए? एप्रोक्सीमेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं सन्निकटतम मान। देखिए जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट मेथड को एप्रोक्सीमेशन, जिसको हम बोलते हैं सन्निकटतम मान। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सन्निकटतम का मतलब जैसे मैंने √26 पूछा तो मुझे 25 पता था, 25 का कितना होता है? 5 होता है, तो 5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, वही वैल्यू निकालना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक एग्जांपल दिया जो मैंने अभी बोला, हमको फाइंड करना है √26, तो मुझे पता होना चाहिए अंडर यानी इसके आसपास का जो सबसे पहले वाला नंबर है वो किसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है या नहीं होता? परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि अंडर निकालना था। तो मुझे पता है 26 के पास वाला नंबर 25 किसी का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख लेता हूं क्या? 25 + 1। मैंने क्या लिखा? 25 + 1, मतलब मेरे पास जो फंक्शन बन गया, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरे पास फंक्शन क्या बन गया? y, जिसको मैं बोलूंगा y तो बन गया मेरे पास √x, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसको मैं लिख रहा हूं किस तरीके से? x + Δx, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 25, और Δx की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1। मैंने 25 + 1 में ही क्यों किया? क्योंकि मुझे अंडर निकालना था, ठीक है। अब जब आपको ताक्षणिक वर्ड यानी कि टेंड्स टू 0 वाला वर्ड जब पढ़ाया जाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कब? 11th क्लास फिजिक्स में, तो उसमें बताते हैं कि ये डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है जब लिमिट t टेंड्स टू 0 के लिए पढ़ते हैं। तो हम यहां पे पढ़ लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं ∂y/Δx को मैं लिख सकता हूं dy/dx। मैं ∂y किसके इक्वल आएगा? dy/dx × ∂x। ये मैं फॉर्मुलेट भी कर रहा हूं। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, ∂y मुझे फाइंड करना है dy/dx, और y किसके इक्वल है मेरे पास? √x के × ∂x। तो ∂y की वैल्यू मेरे पास आ गई, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2√x × ∂x। तो 1/2√x, x की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 25, और ∂x की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1। तो मेरे पास क्या आ गया? 1/2 × ये 10 हो गया, यानी कि 0.1। ये मेरे पास ∂y की वैल्यू आई है। फाइनल आंसर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा y + ∂y। y + ∂y यानी y की वैल्यू क्या है मेरे पास? √x + ∂y मैंने सॉल्व करके निकाला है 0.1, ठीक है। यानी कि √x का मतलब क्या हो गया? √25 + 0.1, यानी कि 5 + 0.1, यानी अप्रॉक्सीमेट आ गई 5.1। मतलब मैं पूरा फॉर्मुलेट करूं तो मुझे फाइनलाइज क्या करना है? y + Δy। y मैं क्वेश्चन में देख के पहचान जाऊंगा कि स्क्वायर रूट निकालना है या क्या, और ∂y को मैं फॉर्मुलेट कर लेता हूं, क्या मिलेगा? dy/dx × √x और ∂x। ये हमारे पास फॉर्मुलेट होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इस पर हम 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं।
और इसके बाद जो क्लास लेंगे इस पर बेस्ड एक और क्लास, उसमें हम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज हम लगभग सारी मेथड डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ए और डी पर बेस्ड ही जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम, पूरे जितने पॉसिबल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इस पर एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम मैक्सिमम मिनिमम पे पहुंचते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल और दिया। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, मुझे एक फंक्शन दे दिया f(x) = 2x² + 2x + 1। अपन को बोला गया x at 2.1 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, बट अप्रॉक्सीमेट निकालना है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख लूं, 2 + 0.1। fx को मैं y बोलता हूं, तो आप इसको भी फॉर्मुलेट कर सकते हो। फाइनल फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, y + Δy, राइट, y + Δy। y को मैं बोलता हूं fx प्लस Δy का फॉर्मूला बनाया था ∂y/∂x इंटू ∂x, dy/dx इंटू ∂x, मतलब fx प्लस Δx, इसको मैं लिख लेता हूं f'(x). अब fx मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 2x² + 2x + 1 ∂x, यानी x तो 2 हो गया, ∂x 0.1, और f'(x) यानी इसी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4x + 2। x की वैल्यू पुट कर दी 0.1, तो यहां पे क्या आएगा, 2 0.1 का स्क्वायर, 2 0.1 + 1 0.1, 4 × 0.1 + 2। सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आ जाए। 2 ये आ गया 0.01, ये आ गया 0.2 + 1, ये कितना हो गया है 0.4, यानी +2। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं तो भी कर देता हूं। ये कितना हो गया, +0.1 इंटू ये कितना आ गया, 2.4। और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 0.02 + 0.2 + 1 + 0.24। कैलकुलेट कर लो, 1 तो ये रहा, ठीक है, अपने पास वैल्यू 1 तो ये रही। 1 में किस तरीके से वैल्यूज को ऐड करना है वो हम देख लेंगे। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया, 0.1 रख दिया, बल्कि वैल्यू 2 पुट करनी थी, क्योंकि अपने पास यहां x की वैल्यू 2 है, Δx की वैल्यू 0.1 है, यानी कि ये तो रख ही चुके हैं, तो x की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 2। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, और ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर चुके हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8, ठीक है, 8 + 4 12, ठीक है। यहां 8 + 2 10, 10 में 0.1 यानी कि +1, अप्रॉक्स 13। अपन चेक कर सकते हैं, 2 रख के देखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, 8 + 4 12 + 1, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है। एक बार और चेक कर लेते हैं। fx हमारे पास एज इट इज रहा, प्लस f'(x) की वैल्यू जो हमने लिखी थी 0.1, और फिर उसके बाद f'(x) आ गया अपने पास 2 का, ये आ गया 4x + 2। मैंने वैल्यू पुट की 2 पुट की, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 × 2 कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, 8 + 4 12 + 1 13, ये अपने पास 13 था, यानी अप्रॉक्स हमारे पास आ गया टोटल 14, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए चेक किया, 2 रखने पे मुझे 13 मिल रहा था, तो ऑब्वियस है मेरे पास 0.1 है, तो थोड़ा सा ज्यादा आना ही आना है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई, ठीक। इस पर बेस्ड क्वेश्चन और देखते हैं एक और, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स लेना चाहो तो ले लो, ठीक। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया, आप उसको भी ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 255 की पावर 1/4, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा 255 के आसपास कोई नंबर जो किसी की पावर 4 के इक्वल हो।
जैसे मैं 2 की पावर 4 से स्टार्ट करता हूं, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 2 4, ऑलमोस्ट 16 होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 16 होगा। 3 से करूंगा 81, 4 से करूंगा तो 256 आएगा, यानी इसके पास 256 ऐसा नंबर है जो 4 की पावर 4 के इक्वल आता है। तो मैं इसको लिख लेता हूं 256 माइनस 1। अब मैं फंक्शन बनाता हूं, मैं x लिखूंगा 256 को जो कि 4 की पावर 4 होता है, डेल x लिखूंगा -1। अब मेरे पास फंक्शन क्या बना, y 1/4 है, तो मैं लिखूंगा x की पावर 1/4। फाइनल में फिर से लिख लेता हूं, मुझे क्या फाइंड करना है, y प्लस डेल्टा y यानी कि क्या, चलो अभी x की पावर 4 y की वैल्यू, ठीक है, y प्लस डेल्टा y मुझे फाइंड करना है। मेरी बात ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करने, ये तो रहा x की पावर 4 या 1/4, सॉरी x की पावर 1/4, और डेल्टा y का फॉर्मूला मैंने अभी बनाया अपन ने, डेल्टा x dy/dx। यहां तो मैं रख देता हूं क्या, 256 की पावर 1/4 प्लस डेल्टा x की वैल्यू मेरे पास -1 है, d/dx ऑफ x की पावर 1/4 को मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये आ गया 4 की पावर 1/4, ये माइनस का हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/4 x की पावर -3/4। तो ये आ गया मेरे पास 4 माइनस 1/4 x की पावर +3/4, और x की वैल्यू 1 है मेरे पास, तो 4 माइनस 4 मैंने कैलकुलेट कर लेता हूं, 4 माइनस 4 में डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा, 0. एक पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ेगा 25, ठीक है। और कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, मेरे पास ऑलमोस्ट कितना आ गया, ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया, 4 में से इसको माइनस करूंगा 3.75। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। हम इसको और तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अपने पास वैल्यू इसकी -1 आई थी, तो मैंने -1 पुट कर दी, 1/4 nx की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाया, -3/4। मैं 1 में 4 का डिवाइड दूंगा, तो एक बार चेक कर लीजिए रफली आप, 4 का करूंगा तो 0.0, फिर 2 टाइम्स 8, फिर 2, फिर 0, 5 टाइम्स 0.25, फिर मैंने 4 माइनस कर दिया, ठीक है। आप इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड पर हम इसकी फाइनल जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, या फिर 12th बोर्ड एग्जाम हो, वो है लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। क्या, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक, क्या है वो, मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। इसको मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, उच्चिष्ट निम्निष्ट। आपको मैंने इससे पहले अप्रोक्सीमेशन से भी पहले, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से भी पहले एक बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी ग्राफ ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है। ऊपर जाने के बाद जो टॉप पॉइंट होता है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, नीचे जाने के बाद जो टॉप पॉइंट होता है नीचे, उसको बोलते हैं अपन मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और वह पॉइंट जिस पर यह वैल्यू निकलती है उसको मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, fx इज इक्वल टू, मेथड मान लीजिए, मैंने फिर से लिखा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक क्वेश्चन फर्स्ट, अपन ने इसका f' निकाला यानी डिफरेंशिएशन किया, 3ax² प्लस 2bx प्लस c। एक क्वेश्चन 2, फिर मैंने f' को 0 के इक्वल रखा, यानी कि 3ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू, 2 वैल्यू मिलेंगी, तो मैंने मान लिया x की 2 वैल्यू आ गई, कैपिटल A और कैपिटल B। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने f' तो निकाला ही था, अब मैं f" निकालूंगा। x निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6ax प्लस 2b। अब मैं इसमें एक बार पुट करूंगा कैपिटल A, एक बार पुट करूंगा कैपिटल A। मेरी बात ध्यान से समझना, डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर रहा हूं। मान लो मैंने कैपिटल A पुट किया, मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली, और कैपिटल B पुट किया, मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली। A पर नेगेटिव वैल्यू मिली तो A कैसा हो गया इसका, जिस पर नेगेटिव वैल्यू मिली, मेरी बात ध्यान से समझना, मैक्सिमा पॉइंट।
उच्चिष्ट बिंदु, ध्यान रखना माइनस पर मैक्सिमा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पर पोलैरिटी बदल जाती है, 2 बार कर दिया। ऐसे ही बी पर मुझे धनात्मक मिला है तो ये क्या हो गया, मिनिमा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं निम्निष्ट बिंदु। अब मुझे उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु मिल गए, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट्स को मैं इक्वेशन में रख दूंगा, क्वेश्चन में, तो एक बार निकालूंगा एफ ए और एक बार निकालूंगा एफ बी। जो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट था, ए पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी क्या, ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी। जो उच्चिष्ट बिंदु पर मिली है इसलिए ये कैसा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, उच्चिष्ट मान। क्या हो गया ये, उच्चिष्ट मान। और बी यानी कि ए बी क्यू, बी पुट किया, बी बी स्क्वायर सी बी प्लस डी। ठीक है, चूंकि ये वैल्यू मुझे किस पे मिली है, पॉजिटिव यानी कि निम्निष्ट बिंदु पे मिली है, तो इसको अपन बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं निम्निष्ट मान। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन इस पर भी अपन करते हैं, जिससे अपने टॉपिक सारे हो जाएंगे ए और डी के। फिर हमारा काम रहेगा एक क्लास में इन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पर और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन आप मेरी बात ध्यान से समझना। बार बार एक क्वेश्चन आता है, देखो इस पे क्वेश्चन बड़े बनते हैं। एक क्वेश्चन है, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, किसी दिए गए वृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा आयत बनाने पर वह वर्ग के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है। मतलब प्रूव दैट इन अ गिवन सर्कल मैक्सिमाइज रेक्टेंगल इज स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया है, एक सर्कल दिया है मतलब वो कांस्टेंट है, इसके अंदर मैं कितने भी रेक्टेंगल बना लूं, अगर ये बड़ा का मतलब उसका एरिया ज्यादा है, तो वो स्क्वायर ही होगा। अब जो गिवन है, मैंने मान लिया सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर है, मैंने 2 है तो यही लेंगे। ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी, जिसके साथ उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमम मिनिमम अधिकतम न्यूनतम शब्द लग जाए, यानी वो हमारा फलन है। अपन को बोला गया आयत का क्षेत्रफल, बड़ा से बड़ा आयत, यानी कि मैक्सिमाइज रेक्टेंगल, यानी वो फंक्शन है। अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू, मान लो ये वाली साइड x है, ये वाली साइड y है, क्या होता है x इंटू वाई, आयत का क्षेत्रफल। अब बात वही आती है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, 2 तरीके हैं, या तो x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या y को x की फॉर्म में कन्वर्ट करो, या दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में। अपन कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, मैं दोनों को इसमें कन्वर्ट कर देता हूं। मैं इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देता हूं। मैंने ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, एक बार लगाया इसमें साइन थीटा और एक बार अप्लाई किया मैंने कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है y और हाइपोटेनियस क्या है 2r, सॉरी 2 मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन 2r। यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, क्या आई 2r साइन थीटा, यहां से x की निकाली, क्या आई 2r कॉस थीटा। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 2r साइन थीटा, और y की वैल्यू क्या है 2r कॉस थीटा। अब भाई देखो सर्कल दिया है, यानी कि इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस गिवन है,
यानी वो नियतांक है। तो नियतांक को मैं साइड में लिख लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2r इंटू आर, मैं इसको लिख लेता हूँ क्या, 2r इसको साथ में लिख लेता हूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा, राइट। अब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब आप सोचो किसके रिस्पेक्ट में होगा, r या थीटा। तो भाई r तो दिया था, नियत है, थीटा के फॉर्म में ही होगा। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, बाहर साइन 2 थीटा का क्या होगा, 2 इंटू कॉस 2 थीटा। मतलब मुझे मिल गया dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 बना देता हूँ। जैसा अपनी मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा को 0 के इक्वल रखा। 4r स्क्वायर तो 0 में चला गया, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, तो 2 थीटा कॉस 0 होता है 90 पर और 270 पर। वैसे डिग्री में नहीं लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। 2 को डिवाइड में लिया तो आ गया एक 45 और 135, जिसको अपन बोलते हैं π/4 और 3π/4। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं, सबको पता है cos 90 0 है, तो मैंने पहली क्लास में ही बताया है कि वो नीचे भी 0 होगा। तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई। अब मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं। मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया, d2a बाई डी थीटा स्क्वायर। एक और बार करूंगा, 4 इंटू 2, मैं मान के चल रहा हूं डिफरेंशिएशन इजी पार्ट है, सबको आता है। 8r स्क्वायर कॉस का हो गया माइनस साइन 2 थीटा। अब मैं इसमें दोनों वैल्यूज पुट करूंगा, एक बार करूंगा थीटा के प्लेस पर π/4 और एक बार करूंगा थीटा के प्लेस पर 3π/4। वैसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा नहीं, तो भी अपन सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। π/4 रखूंगा, साइन π/4 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू +1 होती है, यानी ये नेगेटिव रहा, यानी थीटा, ठीक है, नेगेटिव रहा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4 कैसा हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, अब मैंने 3π/4 रखा यानी 270, यानी कि यहां पर ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 3π/4 कैसा हो गया, मिनिमा पॉइंट। तो हमें मिनिमा पॉइंट से कुछ लेना देना है नहीं, हमसे पूछा अधिकतम एरिया, मैक्सिमाइज एरिया, अधिकतम क्षेत्रफल। तो थीटा की वैल्यू π/4 है, थीटा की वैल्यू π/4, यानी मुझे ये मिल गया थीटा इज इक्वल टू π/4 कैसा पॉइंट हो गया, उच्चिष्ट बिंदु। अब उसने हमसे ना तो क्षेत्रफल पूछा है, उसने पूछा है बताना है ये वर्ग है, मतलब स्क्वायर है, तो हम इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो y क्या आ गया हमारे पास, 2r साइन थीटा, और x आ गया 2r cos थीटा। थीटा की वैल्यू रखी 2r साइन π/4 और यहां आ गया 2r cos π/4। साइन और cos दोनों की π/4 पर वैल्यू सेम होती है, कितनी होती है, 1/√2, यानी कि यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई, 2/√2r, यानी कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, क्या होगा इसके मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में, उच्च निम्निष्ठ के क्वेश्चंस में x की वैल्यू पता होगी तो y, मतलब दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जब आप कॉलेज में पढ़ोगे आगे मैथमेटिक्स लेते हो तो उसमें 2 वेरिएबल भी सॉल्व होते हैं, 3 भी सॉल्व होते हैं। अभी फिलहाल अपने लिए ये है। तो मुझे क्या दिया था, एक रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल के अंदर सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा रखना है, मतलब ये मान के चलो एक वॉल है वो सर्कुलर है, उसके अंदर एक खिड़की बनानी है बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा धूप आए उसमें, ज्यादा से ज्यादा धूप का मतलब हो गया उसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा है, तो वो आयत नहीं होगी, वो वर्गाकार होगी, ये सिद्ध करना था। तो मैंने आयत में परिवर्तन, एक ये ध्यान रखना जो दिया है वो हमेशा नियत है, जिसमें परिवर्तन करना है वो हमारा फलन है। तो वही परिवर्तन आयत के क्षेत्रफल में करना था x y। अब दिक्कत थी x के सापेक्ष अवकलन करें या y के सापेक्ष अवकलन करें, तो मैंने क्या किया, x और y को थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अपन ये भी कर सकते थे पाइथागोरस से, x को y और r में कर देते, एक ही बात थी। थीटा में कन्वर्ट करके थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, बराबर 0 रखा, थीटा की वैल्यूज निकाली, दूसरी बार अवकलन किया, फिर थीटा की वैल्यूज रखी, जिस पर धनात्मक आ रहा था वो मिनिमा, जिस पर ऋणात्मक आता था वो मैक्सिमा। हमको ऋणात्मक चाहिए था कि अधिकतम पूछा है, तो हमने वो वैल्यू वापस से इसमें रख दी, देखा x और y बराबर आ रहे हैं, यही हमें सिद्ध करना था। हम इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे एओडी के, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। धन्यवाद।